द चेंज्ड आदित्य। वीडियो के खत्म होते ही मृणाली की आंखों में आंसू आ गए। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो एक बांध है जो समुद्र की बड़ी लहर को अपने अंदर रोक कर बैठी हो, और बस मौका मिलते ही वो लहर उस बांध को तोड़कर बाहर आ जाएगी। लेकिन मृणाली जानती थी, अगर वो अभी रोई तो फिर देविका ये बात सब घर वालों को बता देगी, और फिर मृणाली के लिए आदित्य और भी बड़ी मुसीबत बन जाएगा। उसने अपने आंसू कंट्रोल किया और एक बार फिर वीडियो को प्ले किया। ये सच था कि वो आदित्य ही है, वही आदित्य जो 2 दिन से कुछ अलग बर्ताव कर रहा है, वही आदित्य जिसके लिए मृणाली पहली बार कुछ अलग सोच रही थी। जब मृणाली की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो देविका ने वापस अपनी बात कहना शुरू कर दी और कहा, दीदी आपको पता है, आज कंपनी के करीब 50 लोगों ने आदित्य का वो तमाशा देखा। ये तो अच्छा है कि आपकी शादी के बारे में सबको नहीं पता, वरना जब भी हम कंपनी में घूमते तो हमारे एम्प्लॉयज हमारे ही सामने बातें करते कि देखो, इनका दामाद तो ऐसी हरकतें करता है। अब आप ही बताइए, ऐसे कैसे काम चल सकता है? मुझे तो समझ ही नहीं आता कि कैसे संभाल लेती हैं आप उसे। देविका की ये बात सुनते ही मृणाली ने फोन से हटकर उसकी तरफ देखा। मृणाली की आंखें सूख चुकी थी और देविका को ऐसे देख रही थी मानो उसमें कोई इमोशंस ही ना हो। फिर कहीं से कुछ टूटने की आवाज आई। मृणाली ने आसपास देखा पर उसे समझ नहीं आया कि आवाज कहां से आई है। थक हार कर मृणाली ने अपनी आंखें बंद कर ली और तब उसे समझ में आया कि वो आवाज उसके अंदर से आई थी। मृणाली को अपने मन में कहीं ना कहीं एक कांच की गुल्लक टूटने जैसा एहसास हुआ, लेकिन वो गुल्लक पैसों या अच्छी यादों से भरी नहीं थी। वो भरी थी हर उस बात से जो उसने आदित्य की वजह से सुनी थी। उसके मन में उथल पुथल मच गई। हर जगह बस आदित्य की आवाज़ें, उसकी हरकतें और उनसे जुड़ी लोगों की बातें उसे जोर जोर से सुनाई देने लगी। मृणाली शांत रहने की कोशिश कर रही थी कि देविका फिर से कहती है, एटलीस्ट आई डिजर्व एन आंसर दीदी। इतना सुनते ही मृणाली अपनी आंखें खोलती है, जो अब खून जैसी लाल हो चुकी थी। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन वो समझ नहीं पाती कि क्या कहना है। उसके मन में अभी भी बातें इधर उधर दौड़ रही थी और वो सोच रही थी कि एक साथ सारी की सारी बातें देविका के सामने कह दे कि वो आदित्य के साथ किस तरह रहती है, किस तरह आदित्य रोज उसके साथ वायलेंस करता है, किस तरह आदित्य के साथ उसकी जिंदगी एक नर्क जैसी बन गई थी और किस तरह वो हर चीज को छोड़कर कहीं दूर भाग जाना चाहती थी। लेकिन मृणाली के मुंह से एक भी बात नहीं निकली। देविका मृणाली की तरफ एक अजीब ही तरह से देख रही थी, और इससे पहले कि दोनों बहनों में से कोई कुछ कहता, केबिन का गेट नॉक हुआ और आदित्य की आवाज आई, मैं कम इन मैम। आदित्य की आवाज सुनते ही देविका इरिटेट हो गई और उसने मृणाली की परमिशन के बिना ही केबिन का गेट खोल दिया। देविका ने आदित्य को देखकर उसी इरिटेटिव टोन में कहा, यस यू मे। इतना कहकर देविका आदित्य को थोड़ी सी जगह देती है और आदित्य के अंदर घुसते ही देविका गेट बंद कर देती है। मृणाली और देविका दोनों ही देखती हैं कि आदित्य ने अपनी शर्ट चेंज कर ली है, जो उसने पहले पहनी थी, और उसका चेहरा भी अब पहले से ठीक हो गया था और दिख रहा था कि उसके मुंह पर पानी अभी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ था। वो हाथ में थैली लिए अंदर घुसता है। वो पहले देविका को देखता है और फिर मृणाली को। दोनों बहनें आदित्य की तरफ ही देखती हैं, लेकिन आदित्य कुछ समझ नहीं पाता और कहता है, लगता है कुछ सीरियस मैटर पर बात चल रही है, आई शुड कम लेटर। ऐसा कहकर आदित्य पलटने लगता है, लेकिन मृणाली आखिरकार अपने सारे थॉट्स को कंट्रोल कर धीरे से कहती है, आदित्य यू कैन स्टे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू। मेरे बारे में बात कर रहे थे? वाह, मुझे भी तो बताओ। आदित्य प्लीज सिट। देविका मुझे बता रही थी कि तुम पीछे वाले पार्क के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर पॉइजनस फ्रूट खा रहे थे। ऐसा क्यों किया तुमने? नहीं मृणाली, ऐसा कुछ नहीं है। झूठ मत बोलो आदित्य, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि तुम रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसकर जंगलियों की तरह पॉइजनस फ्रूट खा रहे हो। ये देखो। मृणाली अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची करके कहती है, क्योंकि उसे पता था कि आदित्य कंपनी के एनवायरमेंट में उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मृणाली देविका का फोन आदित्य को देती है और आदित्य अपनी वीडियो देखता है। मृणाली फिर उससे कहती है, क्या अभी तुम बोलोगी कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा मैं कह रही हूँ? बोलो। नहीं मृणाली, मैं सच कह रहा हूँ, वो फ्रूट्स पॉइजनस बिल्कुल नहीं थे। जस्ट ट्रस्ट मी। हाँ मैं मानता हूँ कि मैं रेस्ट्रिक्टेड एरिया में घुसा था और जंगलियों की तरह फ्रूट खा रहा था, लेकिन वो फ्रूट्स पॉइजनस नहीं थे। ये टेस्टी हैं। आई मीन, आई एम सॉरी। आदित्य कहता है और मृणाली उसकी बातों को एक्सेप्ट करने की कोशिश करती है कि तभी आदित्य ने देविका की तरफ पलटते हुए कहा, देविका, अगर फ्रूट्स पॉइजनस होते तो क्या मुझे कुछ इफेक्ट नहीं होता? और देखो, आई एम वेल एंड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट लाइक दैट। बट देविका बोल ही रही थी कि मृणाली बीच में आदित्य को टोक कर कहती है, देविका से नहीं आदित्य, मुझसे बात करो। आदित्य मृणाली की तरफ पलटता है और उसे दिख जाता है कि मृणाली बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। आदित्य सोचता है कि एक यही चीज थी जो वो नहीं करना चाहता था, और बिना किसी इंटेंशन के उसने फिर से मृणाली को हर्ट कर दिया था। वो कुछ नहीं कहता और अपनी आंखें झुका लेता है। मृणाली फिर उसे कहती है, आदित्य यू नो, कंपनी के 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज और ना जाने कितने ही रैंडम लोगों ने तुम्हें वहां देखा। आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क कि तुम ऐसा कर ही क्यों रहे थे? क्या रीजन है कि तुम वहां पर जाकर ऐसी हरकतें करने लग गए? एनीथिंग रॉन्ग विथ यू? प्लीज टॉक टू मी। आई एम सो सॉरी मृणाली, मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता था। बात यह है कि आज सुबह जब मैं ऑफिस में घुसा, कोई भी मुझे ढंग से ट्रीट नहीं कर रहा था और ना ही मुझसे ढंग से बात कर रहा था। जब लंच टाइम की बारी आई तब भी मुझे अकेले ही बाहर जाना पड़ा।
बहुत भूख लग रही थी, लेकिन तुमने जो पैसे मुझे दिए थे उसमें कुछ भी ऐसा हेल्दी नहीं आ रहा था जो मेरी कंडीशन और बीमारी के लिए ठीक हो। इसलिए जब मैंने पार्क के अंदर फ्रूट्स को देखा तो मैं जम करके उनके पास चला गया। मैंने उन फ्रूट्स के बारे में पढ़ रखा है और मुझे पता है कि वो पॉइजनस नहीं है जैसा लोग ऐसा समझते हैं, बल्कि सच तो यह है कि ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं तुम्हारे लिए भी एक लाया हूँ, तुम खाकर देखो और तुम्हें खुद पता चल जाएगा। आदित्य अपनी पैंट की जेब में से उस लाल फ्रूट को निकालता है और डेस्क पर रखकर मृणाली को ऑफर करता है। मृणाली एक सेकंड के लिए उस फ्रूट को देखती है और फिर आदित्य की तरफ, फिर धीरे से उस फ्रूट को उठाकर उसे एनालाइज करने लगती है। और जब उसे इंटरनल कंफर्मेशन मिल जाता है कि उसमें ऐसा कुछ भी पॉइजनस नहीं है, तो वो उस फ्रूट का एक बाइट लेती है। देविका वहीं खड़ी होकर ये सारी चीजें देख रही होती है और उसे चिंता होती है कि कहीं मृणाली को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। वहीं दूसरी तरफ मृणाली आराम से बाइट लेकर फ्रूट को चबाने लगती है और फिर उसे स्वैलो करती है। फ्रूट स्वैलो करते ही मृणाली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो उसी स्माइल के साथ देविका से कहती है, देविका, दिस फ्रूट इज लिटरली टेस्टी। आई बिलीव आदित्य कि ये पॉइजनस नहीं है। मृणाली की बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो कहता है, देखा, मैंने कहा था ना, नाउ यू बिलीव मी देविका। आदित्य और मृणाली दोनों देविका की तरफ ही देखने लग जाते हैं, लेकिन देविका के पास कोई जवाब ही नहीं रहता। वो बस ऐसे ही खड़ी रहकर उन दोनों को देखती है और इतनी देर में उसका फोन रिंग करता है। आदित्य देविका को उसका फोन देता है और देविका फोन उठाकर बात करने लग जाती है। हेलो, या, यस, यस आई नो, आई रिमेंबर इट, जस्ट वेट फॉर मी, आई एम कमिंग इन अ फ्यू मिनट्स, या फॉर श्योर, मीट यू ऑन द थर्ड फ्लोर, बाय। इतना कहकर देविका फोन रख देती है और अभी भी आदित्य और मृणाली उसी की तरफ देख रहे थे। देविका उन दोनों को देखकर कहती है, एक बड़े क्लाइंट आ रहे हैं तो उनके साथ एक अर्जेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। आई एम सॉरी कि मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब किया। आप कैरी ऑन कीजिए अपने फ्रूट के साथ। आई शुड लीव नाउ, बाय। मृणाली को समझ में आ जाता है कि देविका बहुत ज्यादा इरिटेटेड टोन में ये बात कह रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि अब देविका को ऐसा करने की जरूरत क्या है, क्योंकि आदित्य पॉइजनस फ्रूट नहीं खा रहा था और इस बात के लिए वो अपनी गलती मानकर सॉरी भी बोल चुका था। देविका पलट जाती है और जाने लगती है। इतने में मौका देखकर मृणाली उससे कहती है, देविका एक काम करो, आदित्य को अपने साथ ले जाओ। आज आदित्य का पहला दिन है और इसे बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग में ले जाओगी तो इसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। क्यों आदित्य, तुम जाना चाहोगे? आदित्य अपनी गर्दन हिलाकर हाँ भरता है, लेकिन देविका बिल्कुल ये नहीं चाहती थी कि वो आदित्य को अपने साथ ले जाए, इसलिए वो कहती है, लेकिन दीदी पहले ही दिन कौन बड़ी मीटिंग में जाता है? अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर क्या होगा? आपको पता है ना कि हमारे बड़े क्लाइंट्स हमारी कंपनी के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ऐसे में अगर आदित्य से कोई भी चूक हो गई तो फिर हम क्या करेंगे? ट्रस्ट मी देविका, कुछ नहीं होगा। आई एम अश्योरिंग यू कि आदित्य कुछ भी चूक नहीं करेगा। देखो, अभी मैं तुम्हें एज ए सिस्टर बोल रही हूँ, लेकिन अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मुझे एज ए मैनेजर तुम्हें ऑर्डर देना पड़ेगा कि तुम आदित्य को अपने साथ ले जाओ। अब तुम्हारी चॉइस है कि तुम किस रूप में मुझे देखना चाहती हो। मृणाली की बात सुनकर देविका समझ जाती है कि अब चाहे वो कुछ भी कर ले, उसे आदित्य को अपने साथ ले जाना ही पड़ेगा, इसलिए वो धीरे से कहती है, व्हाटएवर, फाइन, मीट मी ऑन द थर्ड फ्लोर इन 5 मिनट्स एंड डोंट बी लेट प्लीज। इतना कहकर देविका केबिन का गेट खोलकर वहां से निकल जाती है और मृणाली उसे जाता हुआ देखती है। जब देविका वहां से चली जाती है तो आदित्य मृणाली की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू मृणाली फॉर ट्रस्टिंग मी, इट मीन्स अ लॉट टू मी। आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो मृणाली की आंखों में देखने लगता है। कहीं ना कहीं दोनों के बीच एक ऐसा आई कांटेक्ट बनता है जो पहले कभी नहीं बना था। कुछ सेकंड बाद वो आई कांटेक्ट खत्म होता है और आदित्य उठकर केबिन से बाहर जाने लगता है। उसे जाता देख मृणाली कहती है, अब वो थैली भी मीटिंग में लेकर जाओगे क्या? उसे तो यहीं रख दो, बाद में पिक कर लेना। ओ शिट, देविका के चक्कर में तो मैं ये भूल ही गया था, ये थैली मेरे लिए नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए सामने वाली दुकान के चीज़ मोमोज लेकर आया था, तुम्हें बहुत पसंद है ना, मुझे याद था इसलिए मैं ले आया। अभी ठंडे हो जाए इससे पहले तुम इसे खा लो, और मुझे मीटिंग में जाना है तो मैं चलता हूँ, बाय, शाम को मिलते हैं। इतना कहकर आदित्य थैली को मृणाली की डेस्क पर रखता है और एक स्माइल के साथ वहां से बाहर निकल जाता है। आदित्य के बाहर जाते ही मृणाली फिर से कहीं खो जाती है और सोचने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आदित्य ने आज तक मृणाली को कभी भी कुछ लाकर नहीं दिया था और आज वो उसके फेवरेट मोमोज लेकर आया है। आदित्य के बिहेवियर की वही सारी बातें जो मृणाली पहले सोच रही थी, वो एक बार फिर से उसके मन में समुद्र की लहरों की तरह उठने लग जाती हैं और मृणाली उस थैली को देखकर स्माइल करने लगती है। देविका और आदित्य की बातें। केबिन के बाहर निकलते ही आदित्य ने इधर उधर देखा और जब उसे अपने उल्टे हाथ की तरफ देविका लिफ्ट की तरफ जाती हुई दिखी तो वो भी उस तरफ बढ़ गया। धीरे धीरे आदित्य अपने कदम बढ़ा रहा था और तब उसके मन में मानो खुशी के हजारों फव्वारे उछल रहे थे। उसे बहुत खुशी हुई थी ये बात सुनकर कि मृणाली अब उस पर भरोसा करने लगी है, और जब मृणाली के वो शब्द उसने सुने कि वो आदित्य पर भरोसा करती है तो इस बात ने उसके मन में प्यार के फूलों को खिला दिया। आदित्य खुश तो था, लेकिन उसे पता था कि ये उसकी बदलती हुई जिंदगी का अभी तो बस पहला स्टेप ही है। उसका असली टेस्ट तो अभी आना बाकी है और उसे मृणाली को और ज्यादा इंप्रेस करने के बारे में सोचना होगा,
ताकि उनके बीच में सारी चीजें सही हो पाए। यही सोचते हुए आदित्य सामने देखता है कि लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और देविका उसके अंदर घुस जाती है। प्लीज वेट फॉर मी, इतना कहकर आदित्य कॉरिडोर में दौड़ लगा देता है और देविका इरिटेटेड होते हुए ही लेकिन लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से पहले अपना हाथ आगे करके उसे रोक लेती है। आदित्य पूरी ताकत से भागता है और अगले ही पल वो लिफ्ट के अंदर जंप मारता है। लिफ्ट बंद होती है और वो नीचे की ओर जाने लगते हैं। मैनेजर की पोस्ट पर बैठी मृणाली का ऑफिस लाइफ फार्मास्यूटिकल्स के टॉप फ्लोर नंबर 15 पर था, जहां पर पास ही में शारदा का सीईओ वाला ऑफिस भी था। लेकिन कंपनी के सब एम्प्लॉयज शारदा के स्ट्रिक्ट नेचर को जानते थे और इसलिए कोई भी वहां पर इतनी आसानी से जाने की हिम्मत नहीं करता था। किसी को भी अगर कोई प्रॉब्लम होती तो सबसे पहले मृणाली के पास जाता था, और जब उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मृणाली नहीं दे पाती तब जाकर वो शारदा के ऑफिस की तरफ बढ़ता था। यहाँ तक कि कंपनी के एम्प्लॉयज के बीच में ये रूमर भी था कि मृणाली एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय है जो लेट तक रुककर कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचती है और कंपनी के ज्यादातर ऑपरेशंस को ऑपरेट करती है, और इसलिए कंपनी के मैनेजर की पोस्ट उसे इतनी आसानी से मिल गई थी। कई लोग और क्लाइंट्स थे जो मृणाली को भी चाहते थे और उसे अपनी पत्नी बनाने के बारे में सोचते थे, क्योंकि बिना सिंदूर और मंगलसूत्र के बैठी मृणाली सबके हिसाब से तो अभी तक कुंवारी थी, लेकिन सिर्फ घर वालों को ही पता था कि वो एक शादीशुदा है। आदित्य के बिहेवियर को देखकर मृणाली अपना ज्यादातर समय ऑफिस के अंदर ही बिताती थी, इसलिए जल्दी आना और लेट जाना मृणाली की एक खासियत के रूप में कंपनी से जुड़ चुका था। देविका भी अक्सर मृणाली के साथ लेट तक रुकती थी, लेकिन वो कभी भी आदित्य की बात उससे नहीं करती थी, क्योंकि उसने बचपन से ही मृणाली को शारदा के दुख झेलते हुए देखा था। लेकिन आज भी जब कभी देविका को मौका मिलता है तो वो अपनी बहन के लिए सपोर्ट सिस्टम के रूप में खड़ी होती है, और इसलिए कहीं ना कहीं दोनों बहनों के बीच पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप इतनी अच्छी हो गई थी। कहने को लिफ्ट नीचे जा रही थी, लेकिन देविका का पारा ऊपर जा रहा था, क्योंकि आदित्य के साथ इतनी छोटी जगह में रहना उसे भा नहीं रहा था। आज तक देविका ने मृणाली के एक भी डिसीजन को क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया था और ना ही उस पर कभी गुस्सा किया था, लेकिन आज उसे मृणाली पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने आदित्य को उसके साथ जाने की परमिशन दे दी। क्या अभी थोड़ी देर पहले जो आदित्य ने किया वो कंपनी के एम्प्लॉयज भूल चुके हैं, या फिर किसी ने वीडियो नहीं देखी होगी। ये सारी बातें देविका के मन में चल रही थी, और इतने में आदित्य लिफ्ट के साइलेंस को तोड़ते हुए कहता है, सो देविका, मुझे लगता है कि तुम्हें लीड लेनी चाहिए और मुझे मीटिंग का क्लोजिंग पॉइंट लेना चाहिए। आई नो कि मैं एक नया एम्प्लॉय हूँ, पर मैं बातों को तो समझ सकता हूँ और कुछ पॉइंट्स प्रेजेंट कर सकता हूँ। आई एम वेरी गुड एट प्रेजेंटेशन बाय द वे, एंड इट वुड बी हेल्पफुल कि अगर तुम मुझे क्लाइंट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे देती, क्योंकि अगर क्लाइंट के बारे में शट अप, ओके, शट अप, आई से जस्ट शट अप, देविका जोर से चिल्लाते हुए कहती है। आदित्य चुप हो जाता है और उसकी तरफ देखता है, और तब उसे समझ में आता है कि देविका अभी तक गुस्से में है। वो कुछ कहता इससे पहले ही देविका ने कहना शुरू किया, मुझे समझ नहीं आता कि तुम ऐसा कैसे प्रिटेंड कर सकते हो कि अभी कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों तुम्हें समझ नहीं आता कि तुमने कुछ किया है जो लोगों को पता है, और उसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन, हमारी रेपुटेशन सब मिट्टी में मिल सकती है। ऊपर से तुम्हारी हर गलती की गुनाहगार हमेशा दीदी ही क्यों बनती है? आदित्य, क्यों हो तुम ऐसे? क्या चाहते हो तुम? क्यों उन्हें डिवोर्स नहीं दे देते, ताकि तुम्हें भी उनसे छुटकारा मिले और हमें भी तुमसे, ताकि अगली बार से जब भी दीदी ऑफिस में रुके तो वो इसलिए नहीं कि वो तुमसे दूर रहना चाहती हैं, लेकिन इसलिए कि यहाँ कंपनी में एक्चुअली में कुछ काम हो। तुम्हें पता है कि मैं हर दिन दीदी को देखती हूँ और हर दिन उनसे बात करने के बारे में सोचती हूँ कि उनसे बोल दूँ कि वो तुमसे डिवोर्स ले लें, लेकिन मैं नहीं कर पाती, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि शायद वो अभी इस बात को सह नहीं पाएंगी। रोज मैं देखती हूँ कि वो टेंस्ड मूड में ऑफिस आती हैं और उसी तरह वापस भी चली जाती हैं। जब तक वो तुम्हारी एक चीज से उभरती हैं तब तक तुम कोई दूसरी चीज लाकर उनके सामने रख देते हो, और फिर वही साइकिल। ऐसा कब तक चलेगा आदित्य? अगर तुम कॉपरेट नहीं कर सकते तो प्लीज उन्हें डिवोर्स दे दो, क्योंकि आई नो वो कभी इस बात पर एग्री नहीं करेंगी, और फिर तुम ही इसका सोल्यूशन निकाल सकते हो। प्लीज मेरी दीदी को फ्री कर दो, प्लीज। इतना कहकर देविका आदित्य को घूरने लग जाती है, लेकिन आदित्य कुछ कहने की कंडीशन में लगता ही नहीं है। वो बस चुपचाप खड़ा होकर इन सारी बातों को अपने दिमाग में प्रोसेस करता रहता है। देविका को समझ में आ जाता है कि आदित्य के सामने कुछ भी कहना एक बेवकूफ़ी थी, और वो चुपचाप खड़ी हो जाती है। अब लिफ्ट में वापस वैसा ही साइलेंस था। जब लिफ्ट में वापस पहले जैसा ही साइलेंस था तो आदित्य धीरे से कहता है, बचपन में मेरे पास एक कुत्ता था, बहुत चाहता था मैं उसे। मैंने मूवी में देखकर उसका नाम टफी रखा था। हर दिन स्कूल से आने के बाद मैं उसके साथ खेलता, और वो भी दिन भर मेरे साथ ही रहता। पता नहीं उसका रिश्ता कैसा था कि वो घर में बस मुझसे ही घुलता मिलता था। धीरे धीरे करके हमारी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होने लगी। एक दिन जब मैं स्कूल से आया तो मैंने देखा कि टफी की हालत बहुत ख़राब थी, और वो खांसते खांसते मेरे पास आया, लेकिन फिर भी उसके अंदर वही खेलने वाली स्पिरिट थी, और मैंने उसकी कंडीशन को इग्नोर किया। ऐसा कुछ दिनों तक चलता रहा, और फिर अचानक एक दिन जब मैं घर आया तो मुझे टफी मरा हुआ मिला। मैं समझ गया था कि बहुत दिनों से उसकी हालत ख़राब हो रही थी, और धीरे धीरे करके वो मर गया। अब तुम इस बात को सोचोगी कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। वेल, मैं तुम्हें बता दूं। बात यह है कि जब हर दिन मैं टफी के साथ जाता था तो मैं उसे बिस्किट्स खिलाता था, लेकिन वो नॉर्मल बिस्किट नहीं थे।
मैं बहुत ही छोटी उम्र में ड्रग एडिक्ट बन गया था, और वो बिस्कुट कहीं ना कहीं ड्रग थे। मैं रोज़ खुद को आराम से उन्हें खा लेता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं था कि टफ़ी उन बिस्किट्स को सह नहीं पाएगा। धीरे धीरे करके ड्रग्स का उल्टा असर उसके शरीर पर हुआ, और रिजल्ट ये हुआ। अब तो मुझे बताओ कि इस कहानी में गलत कौन था। लिफ्ट के दरवाजे किसी फ्लोर पर जाकर खुल गए। देविका और आदित्य दोनों थमे हुए थे। तब आदित्य ने देविका की तरफ देखा और उससे एक जवाब एक्सपेक्ट किया। देविका ने इरिटेटेड होकर आदित्य को देखते हुए कहा, ऑब्वियसली तुम। नहीं देविका, तुम गलत हो। इस कहानी में गलत मैं कभी था ही नहीं। इस कहानी में गलत था तो वो टफी। अगर हर दिन उसको मेरी किसी चीज़ से दिक्कत हो रही थी तो उसे मुझसे पहले ही दूर जाना चाहिए था, क्योंकि उसे पता है कि जो चीज़ मैं करता हूँ वो उसे मार रही है। और उसे इतना समझ क्यों नहीं आया कि उसे मुझसे इंस्टेंटली दूर हो जाना चाहिए। पर फिर उसे यह भी पता था कि अगर वो कहीं और जाएगा तो जैसे स्पिरिट के साथ वो मेरे साथ रहता है, खेलता है, वो किसी और के साथ नहीं रह पाएगा। उसके हिसाब से उसका रीज़न था कि अगर मैं जिंदा हूँ तो वो मेरे साथ आखिरी सांस तक जिएगा, लेकिन अगर मैं नहीं होता तो शायद वो ऐसा रह भी नहीं पाता। ये उसकी गलती थी कि वो मुझसे कभी कह नहीं पाया कि उसे क्या हो रहा है, क्योंकि वो चाहता था कि मैं हमेशा ठीक रहूं। और यही बात तुम्हारी दीदी मृणाली को भी पता है। वो भले ही मुझसे दूर नहीं जाना चाहती हो, लेकिन वो किसी और के साथ भी नहीं रहना चाहती। अगर ऐसा होता तो वो बहुत पहले ही मुझे छोड़ चुकी होती। और उसे तो बोलना आता ही है। इतना जान लो कि देविका तुम्हारी बहन कोई आम इंसान नहीं है। दुनिया को नहीं पता, लेकिन वो आदित्य शंकर की पत्नी है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद ना तो तुम्हारी बहन कभी ऑफिस में ज़्यादा देर रुकेगी, और ना ही तुम्हें उसके चेहरे पर कभी चिंता दिखाई देगी। क्योंकि अगर वो दिखी तो इसका मतलब यही होगा कि शायद मैं जिंदा नहीं हूँ। मैं सब कुछ बदल दूंगा देविका, बस तुम मुझ पर विश्वास रखो। आदित्य अपनी बात खत्म करता है और देविका उसकी तरफ देखती है। देविका को उसकी आंखों में दिखता है कि आदित्य ने जो भी कहा वो सच था। उसकी आंखें हल्की नमी से भरी हुई थीं और उसका चेहरा इतना मासूम हो गया था जैसे देविका ने कभी देखा ही नहीं था। कहीं ना कहीं देविका के मन के अंदर जो फीलिंग्स मृणाली के लिए थी, वही फीलिंग्स अब उसे आदित्य की आंखों में भी दिख रही थी। लेकिन फिर भी देविका ने कुछ नहीं कहा। लिफ्ट में से ट्रिंग की आवाज आई और लिफ्ट का गेट 3rd फ्लोर पर जाकर खुल गया। देविका अंदर खड़ी रही। उसके मन में हजारों बातें इधर से उधर दौड़ रही थी और उससे कह रही थी कि वो सारी बातें जो आदित्य को नहीं पता है वो सब उसे अभी के अभी बता दे कि किस तरह मृणाली और आदित्य का साथ रहना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि एक मजबूरी है जिसे मृणाली अपनी जिंदगी समझ बैठी है। देविका हर उस पल के बारे में सोचती है जब मृणाली उनके घर आती है। कैसे हर बार किसी भी बात से शारदा आदित्य का टॉपिक निकाल लेती है। फिर दोनों पति पत्नी देविका को कमरे में जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन देविका फिर भी कान लगाकर उनकी बातें सुनती है। उन बातों में उसके बाबा और माँ मृणाली से कहते हैं कि क्यों वो आदित्य से कभी पकती नहीं है, क्यों वो उसका पीछा नहीं छोड़ देती, और अब उसे आदित्य से तलाक ले लेना चाहिए और सिंघानिया से शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन इन सब बातों को रेजिस्ट करते हुए मृणाली हर बार हर चीज का ब्लेम सिर्फ अपने ऊपर ले लेती और फिर कमरे से बाहर निकलकर रोना शुरू कर देती और देविका उसे अपने रूम में ले जाती। ऐसी एक दिन मृणाली ने देविका को बताया कि सिंघानिया ने सालों पहले स्कूल में उसको फिजिकली मॉलेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था और डर के कारण मृणाली ने ये बात कभी भी अपने घर पर नहीं बताई। देविका सोचती है कि इन सारी बातों को अगर उसने आदित्य को बता भी दिया तो भी आदित्य पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर कुछ फर्क पड़ भी गया तो आदित्य शायद कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वो चुप रहना ज्यादा प्रेफर करती थी। आदित्य अपनी आंखों को पोंछते हुए लिफ्ट के बाहर निकल गया और उसने पलटते हुए देविका को कहा, कम ऑन, वी आर गेटिंग लेट फॉर द मीटिंग। आदित्य की मीटिंग। देविका बाहर निकलकर आदित्य के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाने लग गई। कॉन्फ्रेंस हॉल लिफ्ट से थोड़ी दूरी पर था, जिसके बाहर बहुत सारे एम्प्लॉयज खड़े थे, जिसमें अमित और वीर भी थे। सब अपने फोन में कुछ देखकर हंस रहे थे। आदित्य को समझ में आ गया था कि वो सब उसी की वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहा और फिर अमित के साथ खड़ा हो गया। देविका वहां नहीं रुकी और कॉन्फ्रेंस हॉल का गेट खोलते हुए अंदर घुसकर उसने जोर से चिल्लाते हुए कहा, जस्ट कीप क्वाइट एंड एवरीवन इनसाइड नाउ। सब समझ गए थे कि देविका गुस्से में है और इसलिए वहां पर जितनी भी हंसी ठिठोली हो रही थी वो बंद हो गई और सब एक एक करके कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर घुस गए। अमित और आदित्य अभी भी बाहर खड़े थे। अमित चिंता में दिख रहा था और उसने आदित्य को साइड में ले जाते हुए उससे पूछा, आदित्य तू ठीक तो है ना भाई? वीडियो देखा मैंने अभी, क्या हो गया था यार? हाँ अमित मैं ठीक हूँ, चल कर ना। अभी तूने देविका को नहीं सुना क्या? अंदर चल, नहीं तो फिर वो और गुस्सा करेगी। इतना कहकर आदित्य कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जाने लगता है। अमित आदित्य का हाथ पकड़ता है और उसकी तरफ देखकर कहता है, भाई सच बता यार, मुझे सुबह से तेरी चिंता हो रही है, सब ठीक है ना? तू मेरे साथ सब कुछ शेयर कर सकता है, तुझे पता है ना? एम आई ऑलवेज देयर फॉर यू। अरे अमित अब तू सच में इमोशनल हो गया यार। कुछ नहीं है, चल जल्दी अंदर चल, नहीं तो फिर देविका और वीर को कुछ हो गया तो मुझसे कुछ मत कहना। आदित्य हंसता है और अमित को भी हंसी आ जाती है। आदित्य अमित के गले में हाथ डालता है और फिर दोनों कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर घुस जाते हैं। आदित्य जब कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर घुसा तो उसने देखा कि हॉल के बीच में एक लंबी मीटिंग टेबल रखी है,
जिसके हर तरफ 10 चेयर्स हैं और उस पर सिर्फ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ बैठे हुए थे। टेबल की मेन हेड पर देविका वीर के साथ खड़ी होकर कुछ डिस्कस कर रही थी, और वो भी इतने धीरे था कि आसपास बैठे दूसरे एम्प्लॉयज़ को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। या तो कोई अपनी नोटबुक में अपना पेन घुमा रहा था, या तो कोई अपने कलीग के साथ कुछ बातें कर रहा था, और इन सबसे ये साफ था कि जिस बड़े क्लाइंट की बात देविका कर रही थी वो अभी तक आया नहीं है। इस बात को सोचकर आदित्य थोड़ा रिलैक्स्ड हो गया। लिफ्ट में जो भी उसने टफी के बारे में कहा था, वो बात आज तक उसने किसी को नहीं बताई थी, और आज उसे बोलकर आदित्य को ऐसा लग रहा था जैसे बरसों पुराना कोई बोझ उसके कंधों पर से उतर गया हो। अब उसके मन में बस यही बात चल रही थी कि उसने देविका से कुछ गलत तो नहीं कह दिया, क्योंकि वो देविका को इतनी बारीकी से नहीं जानता था। उसे डर था कि कहीं देविका लिफ्ट की सारी बातें मृणाली को ना बता दे, क्योंकि अगर मृणाली को शायद डिवोर्स वाली बात पता चले तो वो देविका और आदित्य दोनों के ऊपर ही गुस्सा हो जाए और बनी हुई बात बिगड़ जाए। उसे ऐसे खोया हुआ देख अमित कहता है, क्या हुआ भाई, नर्वस फील कर रहा है क्या? हाँ यार, थोड़ा सा। पहले ही दिन मीटिंग में बैठना थोड़ा तो डर लगता ही है। डरना तो चाहिए भाई, हमारी मीटिंग किसी आम आदमी के साथ है भी नहीं। क्यों, ऐसा क्या है? कोई बहुत बड़ा आदमी है क्या? आदित्य का ये सवाल सुनकर अमित का मुंह खुला का खुला रह गया, और वो उसी खुले मुंह से कहता है, तू सीरियस है? तुझे नहीं पता कि हमारी मीटिंग किसके साथ है? साले, फिर तू इतने कॉन्फिडेंस से अंदर आया कैसे? अभी वो आएगा तो उसके रुतबे को देखकर ही तुझे समझ आ जाएगा। जब एडी किसी चीज़ पर नजरें टिकाता है ना, तो फिर वो उसे छोड़ता नहीं है, और ये डील कुछ वैसी ही चीज़ है। समझ आ रहा है तुझे? एडी? कौन एडी? बातें घुमा फिरा कर मत बोल, सीधे सीधे बोल, आदित्य कहता। और इससे पहले कि अमित कुछ कहता, मेन हेड पर खड़ी देविका थोड़ी तेज आवाज में कहती है, ओके गाइस, बी रेडी, ही विल बी देयर एनी मिनट नाउ। आई होप हम सबको पता है कि मिस्टर एडी हमारी फर्म के कितने बड़े क्लाइंट हैं। मैं एक ब्रीफ के लिए बताना चाहती हूँ कि पूरी कंट्री में उनकी 30 से ज़्यादा फैक्ट्रीज ऑपरेट हो रही हैं, और इन सब में हमें अपनी मेडिसिन के प्रोडक्शन के लिए उन्हें आज कन्विंस करना है। इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर अस। अगर आज हम ये डील क्रैक कर लेते हैं तो हमें अराउंड 500 करोड़ का इंस्टेंट प्रॉफिट होगा, और हमारी मेडिसिन भी बहुत तेज़ी से सर्कुलेट हो जाएंगी। सो स्प्रिट अप पीपल। फिर देविका आदित्य की तरफ नजरें घुमाती है और कहती है, आदित्य, तुम हमारे साथ पहली बार मीटिंग में बैठ रहे हो, तो अटेंटिव रहना, और इसे अपनी रिलेशनशिप जैसे समझो, जहां तुम्हें हर पॉइंट पर नई चीजें सीखनी है और इसे आगे लेकर जाना है, पर इससे दूर भागकर ब्रेकअप के बारे में मत सोचना। देविका आदित्य की तरफ देखकर स्माइल पास करते हुए एक आंख मार देती है। आसपास खड़े सब लोग देविका को कंपनी की आसपास खड़े सब लोग देविका को कंपनी के रिलेशनशिप को पर्सनल रिलेशनशिप से कंपेयर करने पर हैरान थे, लेकिन आदित्य को पता था कि देविका इनडायरेक्टली ही सही, पर उसे सही कह रही थी कि लिफ्ट के अंदर जो भी बात हुई वो उसे अपने दिमाग से निकाल दे। आदित्य ने भी एक स्माइल पास की और वो अमित के साथ चेयर पर बैठ गया। अमित ने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, भाई मैं सच कह रहा हूँ कि अगर तेरा देविका के साथ कुछ चल रहा है ना, तो मान गया यार तुझे। पहले ही दिन अपने डिपार्टमेंट के हेड को तूने ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है बे कि वो तुझे स्माइल करने लग गई यार। वो किसी को स्माइल नहीं करती, यहाँ तक कि वीर को भी नहीं। यार तूने ऐसा क्या कर दिखाया, मान गए गुरु तुझे। प्लीज तेरे टिप्स शेयर कर देना यार। उसके लिए अलग से फीस लगेगी बेटा, जितनी चाहे उतनी दूंगा। कितनी चाहिए बोल, इस टिप के लिए तो तू जो मांगेगा दे दूंगा। एक काम कर, अपनी सारी फीमेल क्लाइंट्स मुझे दे दे, मेरे मिडिल एज्ड विमेन किलर। इतना कहकर आदित्य हंसने लगा, और अमित अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो भी जोर से हंस देता है। पूरे हॉल में अमित की हंसी गूंजने लगी थी और सब उसकी तरफ देख रहे थे, जिस पर वो अपनी हंसी को कफ में कन्वर्ट कर लेता है और अपने मुंह पर हाथ रख लेता है। सबका ध्यान अमित से हट जाता है, लेकिन उसके जस्ट सामने बैठी ट्विंकल उसे ऐसे देखती है जैसे वो डिस्गस्टेड फील कर रही हो। कुछ देर यूं ही बीत जाती है, जहां पर सब अपना वही काम कर रहे थे और अमित और आदित्य धीरे धीरे करके बातें कर रहे थे, कि तभी कॉन्फ्रेंस हॉल का दरवाजा खुलता है और बाहर से 2 बॉडीगार्ड कमरे के अंदर एंटर होते हैं। वो दोनों एक बार हॉल को चारों ओर से अच्छे से देखते हैं और फिर उनमें से एक बॉडीगार्ड बाहर चला जाता है। सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होने लग जाते हैं और आदित्य को समझ में आ जाता है कि मिस्टर एडी अब आ गए हैं, और इसलिए वो भी खड़ा हो जाता है। 1 सेकंड बाद बाहर वाला बॉडीगार्ड एक एजेड आदमी को अंदर लेकर आता है। ये मिस्टर एडी था, जिसने काले कलर का कुर्ता पहना हुआ था और जिसके ऊपर अलग डिजाइन में बनी हुई गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी थी। माथे पर वैसी ही सेम टोपी थी और चेहरे पर काले चश्मे के साथ एक हल्की सी दाढ़ी थी। एडी धीरे से कमरे के अंदर घुसता है और आसपास खड़े आदित्य और सबको देखते हुए देविका की तरफ बढ़ता है। उसे अपने पास आता हुआ देख देविका अपनी ड्रेस थोड़ी सी सही करती है और फिर एडी को मेन हेड की चेयर पर बिठाकर खुद लेफ्ट हैंड वाली साइड चेयर पर बैठ जाती है और कहती है, वेलकम एडी सर, इट्स एन ऑनर फॉर अस टू हैव द प्लेजर टू सर्व यू। वुड यू लाइक टी? मोहतरमा, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मुझसे बात करें तो सिर्फ हिंदी में ही बात करें। मुझे हिंदी आती है।
आपको हिंदी आती है और मुझे यकीन है कि यहाँ बैठे सभी लोगों को हिंदी आती है, तो वही सही रहेगा। देखिए, हिंदी में बात करने से हमारी सोच भी क्लियर रहेगी और हम जो बात करना चाहते हैं हम उसी को कह पाएंगे। तो आप जितनी हिंदी इस्तेमाल कर सकती हैं आप उतनी कीजिए प्लीज़। और हाँ, मैं चाय लूँगा, चीनी 2 चम्मच। बिल्कुल सर, जैसा आप कहें। देविका टेबल पर से फ़ोन उठाती है और ऑफिस एक्सटेंशन का नंबर डायल करके एक चाय का ऑर्डर कर देती है। एडी अपना चश्मा उतारता है और उसे टेबल पर रख कर एक बार सब लोगों को देखता है। आदित्य को दिखता है कि एडी की नज़रें बहुत तीखी हैं, जैसे कि वो दूर से ही पहचान लेता हो कि कौन सी चिड़िया कब और कितने अंडे देने वाली है। आदित्य को लग रहा था कि उसने एडी को कहीं देखा है, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। बात आगे बढ़ाते हुए देविका ने कहा, सर सबसे पहले मैं लाइफ फार्मास्यूटिकल्स की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने हमारे साथ बात करने के लिए अपना प्राइवेट टाइम निकाला। ये बहुत कम बार होता है कि आप जैसी बड़ी हस्ती हमारे बीच बैठी हो, और ये हमारे लिए किसी सौभाग्य से कम नहीं है। आज की मीटिंग का टॉपिक ये है कि लाइफ फार्मास्यूटिकल्स में कैंसर के इलाज के लिए एक नए ड्रग पर रिसर्च चल रहा है, और हम चाहते हैं कि वो ड्रग जब अप्रूव हो जाए तो उसका प्रोडक्शन हम आपकी 30 फैक्ट्रीज में करें। इसका एडवांटेज ये होगा कि हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और लोगों तक इसकी पहुंच बहुत जल्दी हो पाएगी। मोहतरमा, ये बात तो बीमारी और लोगों की हो गई, हम बिजनेसमैन हैं तो थोड़ा प्रॉफिट और लॉस की बात भी हो जाए। जी सर, बिल्कुल। हमारी कंपनी आपको ऑफर करना चाहती है 750 करोड़ इन एडवांस, एंड उसके आगे फिर जैसे ही प्रोडक्शन शुरू होता है तब सेल्स के बाद प्रॉफिट में 10% शेयर आपका। 10% बस? ये तो बहुत कम हुआ मोहतरमा। पूरे देश में हमारी 30 से भी ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं। आपको पता है ना हमने कितनी मेहनत करी है उन सभी फैक्ट्रीज को वर्किंग कैपेसिटी में लाने के लिए, और इतने सारे लोग जो हमारे अंडर में काम करते हैं, हमें उनका भी तो ध्यान रखना होगा ना। 10% से तो कुछ नहीं हो पाएगा, थोड़ा बढ़ाइए, बाकी फिर सबका मालिक एक तो बैठा ही है ऊपर, वो फैसला कर लेगा। एडी की आखिरी लाइन सुनकर आदित्य के मन में जैसे एक घंटी बज जाती है। उसे याद आ जाता है कि आदमी कौन था। ये था जुबैर अहमद, जिसे लोग एडी भी बुलाते थे। आदित्य को याद था कि आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। ये पूरे शहर में बहुत सारी गैंग्स, दुकानें, मॉल्स और बड़े बड़े फर्म्स को कंट्रोल करता था, लेकिन अंदर से एक गुंडा था जिसका रुतबा इस तरीके से फैला हुआ था कि कोई भी इसके नाम से कांपता था। आदित्य को याद था कि पिछली जिंदगी में जब भी जुबेर का नाम सिंघानिया के सामने आता था तो उसकी भी हालत पतली हो जाती थी, और आज जुबेर को अपनी आंखों के सामने देखकर आदित्य को विश्वास नहीं हो रहा था। जुबेर की बात सुनकर देविका आगे कहती है, सर 15%? मोहतरमा, शायद आप इस खेल में नहीं है। अगर मैं कहूँ कि मैं इस चीज़ में कंफर्टेबल नहीं हूँ तो आपको थोड़ा ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। ये छुट्टे रुपयों का खेल नहीं है, बड़ा खेल है। यहाँ पर हम लोगों की मदद भी करते हैं और पैसे भी कमाते हैं, तो थोड़ा उस तरह से चीज़ों को रखें जिस तरह से मैं भी खुश रहूँ और आप भी। तो सर आपका कॉल कितना है? मैं तो 35% सोच रहा था, ना तो उससे एक कम और ना एक ज़्यादा। 35% तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा सर। इतना तो अगर हमारी कंपनी ने आपको ऑफर कर दिया तो हम लॉस में ही चले जाएंगे। प्रोडक्शन यूनिट आपकी रहेगी, लेकिन बाकी रॉ मटेरियल तो हमारा ही रहेगा, और सारी फॉर्मेलिटीज़ वो सब भी तो हमें ही पूरा करना है। तो आप प्लीज़ कुछ कंसेशन कीजिए। हम बेस्ट 18% कर सकते हैं, प्लीज़ आप थोड़ा सा कंसिडर कर लीजिए। 33%? इससे कम तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, बट सर प्लीज़ कुछ तो सोचिए। देविका की बात सुनकर जुबेर कुछ नहीं कहता और एक सेकंड के लिए कुछ सोचने लगता है और फिर कहता है, ठीक है, 18% में एक काम कीजिए, मैं आपको अपनी कोई भी 10 फैक्ट्री दे देता हूँ। आप फिर उनमें से सेलेक्ट कर लीजिए जो आपको सही लगे और अपना प्रोडक्शन आगे बढ़ा लीजिए। मुझे लगता है कि ये एक फेयर डील है। कहिए, क्या कहती हैं आप?